एक फूड डिलीवरी बॉय का काम आसान नहीं होता। अनजान गलियों में और अनजान घरों में चाहे दिन हो या रात, लोगों का खाना डिलीवर करने जाना पड़ता है। आजकल तो लोग उनको इंसान नहीं, महज एक मशीन समझते हैं। कई लोग तो उनसे बदतमीजी तक करते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उनको ये सब सहने पे मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी आज से 1 साल पहले की है। कानपुर के फूड डिलीवरी बॉय विकास की। विजयनगर कालपी रोड पे एक होटल में काम करता। विकास अपने काम में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस रात जो डिलीवरी करने जा रहा है वो फूड डिलीवरी उसकी लाइफ की आखिरी डिलीवरी होने वाली थी। तो आइए सुनते हैं विकास की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है और मैं कानपुर के शास्त्री नगर में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई है। पापा की डेथ कोरोना की वजह से 4 साल पहले ही हो गई थी। दिन में कॉलेज के बाद विजयनगर कालपी रोड पे एक होटल में फूड डिलीवरी बॉय का जॉब करता था। रास्तों की अच्छी जानकारी की वजह से होटल का मालिक ज़्यादातर डिलीवरीज मुझसे ही करने को बोलता और रात में डिलीवरी करने पर अलग से टिप भी मिलती थी। बात लास्ट ईयर 31 दिसंबर की है। न्यू ईयर होने की वजह से होटल में तो भीड़ थी ही और साथ में डिलीवरीज के ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा थे। सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने में रात के 1:30 बज गए थे। मैं घर जाने के लिए रजिस्टर में साइन कर ही रहा था कि तभी मैनेजर ने मुझे एक लास्ट डिलीवरी करने को कहा। डिलीवरी मेरे घर के रास्ते पर ही थी, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन जिस एड्रेस पे खाना डिलीवर करना था वो पनकी नहर के साथ थोड़ा अंदर की तरफ था। उस एरिया में मैंने पहले कभी डिलीवरी नहीं की थी और जितना मुझे आइडिया था वहाँ ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। फिर भी मैंने खाने का पैकेट अपनी बाइक के कंटेनर में रखा और हेलमेट लगा के खाना डिलीवर करने चला गया। नहर के रास्ते बाइक उतारने से ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रास्ता कच्चा था और बेहद ही सुनसान। एक भी स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से बाइक की हेडलाइट ही मेरा एकमात्र सहारा थी। कुछ 10 मिनट बाद काफ़ी ढूंढने पर मैं उस एड्रेस पर जा पहुंचा। वो घर बहुत पुराना था और जगह जगह से टूटा फूटा भी था। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे घर से किसने फूड डिलीवर किया होगा। इससे अच्छा तो घर की मरम्मत करा लेते और कुछ नहीं तो एक एंट्रेंस पे बल्ब भी लगा देते। खैर, मैंने बाइक को स्टैंड पे लगाया और खाने का पैकेट लेके उस घर के दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई बार दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जब किसी का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे यकीन हो गया कि न्यू ईयर की मस्ती में किसी ने प्रैंक किया है। मैं ये सोच वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि तभी मुझे उस घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन के मैं वहीं रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं अपने आप को संभालते हुए पीछे मुड़ा तो दरवाज़ा अजीब सी करकराती आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे एक बूढ़े अंकल और उनके पीछे एक बूढ़ी दादी खड़ी थी। उनकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और ना खाने की वजह से उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही रह गई हैं। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम खाना लाए हो? आवाज सुन के मैं हड़बड़ाते हुए बोला, जी हाँ, ये आपका ऑर्डर है। वो बूढ़ी दादी ने मुस्कुराते मुझसे कहा, अंदर आओ बेटा, पैसे अंदर रखे हैं। मैं बिना सोचे उस बूढ़ी दादी के साथ घर के अंदर चला गया। वो अंकल घर के बाहर ही खड़े रहे। घर के अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा डरावना था। दीवारों से पेंट उतर चुका था और जगह जगह पे पपड़ियाँ पड़ी थीं। उस बूढ़ी दादी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके मुझे बैठने को कहा और पैसे लेने अंदर चली गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, वहां पे वेट करूं या चला जाऊं। कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी दादी अपने हाथ में पानी का गिलास लेके आई और मुझे देते हुए पीने को कहा। मैंने पानी पीने से मना करते हुए उनसे मेरे पैसे देने को कहा। मेरा ये कहने पे उस बूढ़ी दादी की आंखें बड़ी हो गईं और गुस्से से मुझसे बोली, अरे ला रही हूं ना, पहले ये पानी पी लो तुम। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और मेन डोर की तरफ जाने लगा। वो बूढ़ी औरत कहती रही,
अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, पानी पी के जाओ, तुमको बहुत पैसा दूंगी मैं जैसे ही उस घर से बाहर निकला तो वो बूढ़े अंकल वहीं दरवाजे के कोने पे खड़े थे। मैंने तुरंत बाइक के पास पहुंच उसको स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। मैं बार बार उस घर की तरफ मुड़ के देख रहा था। वो दोनों बूढ़े हस्बैंड और वाइफ उस घर के बाहर खड़े होके मुझे ही देख रहे थे कि थोड़ी दूर पर जाते ही मेरी बाइक का टायर बबल करने लगा और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि बाइक का टायर पंक्चर है। मैं हैरान था कि बाइक में ट्यूबलेस टायर लगे हैं और कोई कील भी नहीं है। मैं वैसे ही डरा हुआ था तो मैंने बाइक को तुरंत लॉक करके वहीं छोड़ दिया और तेज तेज कदमों से नहर के साइड में रोड की तरफ भागने लगा। इतनी देर में मैंने होटल के मैनेजर को फोन करके सारी बात बताई। अगले कुछ 5-7 मिनट में ही मैनेजर होटल के ही एक गार्ड के साथ वहां आ पहुंचा। मैं बेहद डरा हुआ था। मेरी हालत देख मैनेजर ने अपने साथ लाई बोतल से मुझे पहले तो पानी पिलाया और रोड के किनारे बैठा के शांत होने को बोला। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैंने डिटेल में सारी बात अपने मैनेजर को बताई। फिर मेरे मैनेजर ने मुझसे उस घर का एड्रेस और मेरी बाइक के बारे में पूछा। एड्रेस लेने के बाद मैनेजर मुझे वहीं वेट करने को कह के गार्ड के साथ अपनी बाइक पे उस एड्रेस पर चला गया। दिसंबर की उस सर्दी में भी मेरे पसीने आ रहे थे। मैं हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को देखे जा रहा था। कुछ 20 मिनट बाद मैंने नहर की तरफ से किसी को आते देखा। जब वो पास आए तो वो कोई और नहीं, मेरा मैनेजर और वो गार्ड था। गार्ड मेरी बाइक को खींच रहा था। मेरे पास आके मैनेजर ने मुझे बताया कि वो गार्ड के साथ उस घर पे गया था, लेकिन वहाँ कोई रहता ही नहीं है। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक नुकीला औजार निकाल के मुझे दिखाते हुए बोला कि ये उनको उस घर के बाहर से मिला था। मैं समझ गया कि उसी नुकीले औजार से मेरी बाइक को पंक्चर किया गया था। खैर, मैनेजर ने गार्ड को मेरी बाइक होटल पे खड़ी करने को बोल के मुझे अपनी बाइक से मेरे घर पे ड्रॉप कर दिया। कई दिनों तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला और ना ही होटल गया। उसके बाद से मैंने खुद से वादा किया कि कभी लेट नाइट डिलीवरी और अनजान लोकेशन पे फूड डिलीवरी कभी नहीं करूंगा। मेरे साथ काम करने वाले जब मेरे सहकर्मियों को इस बात का पता चला तो उनमें से एक ने मुझे बताया कि उस नहर वाले रास्ते के थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना सा घर है जहां कुछ साल पहले एक उम्रदराज कपल की लाश मिली थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि वो दोनों कई दिनों से उस घर में बंद थे और भूख के मारे उनकी मौत हो गई थी। तो ये थी विकास जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।